यहाँ पर हम आकलन 6 देखेंगे। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारी सांस्कृतिक विरासत विश्व की सबसे समृद्ध सांस्कृतिक विरासतों में से एक है। हमारी इस विरासत के खजाने में अनेक चीज़ें शामिल हैं, जैसे स्मारक, महल, बावड़ियाँ, मकबरे, मंदिर, त्योहार, लोक नृत्य, संगीत, कलाएं। इन सभी चीज़ों का हमारे लिए बहुत ही महत्व है। ये सभी चीज़ें हमें अपने पूर्वजों से जोड़े रखती है। ये धरोहर ही हमारे क्रमिक विकास की कहानी कहती है। यदि संस्कृति के इन चिन्हों को मिटा दिया जाए तो हमारा ऐतिहासिक गौरव से नाता ही टूट जाएगा। हम अपने पूर्वजों के प्रति कृतघ्न कहलाएंगे। कृतघ्न, कृतज्ञ का अपोजिट होता है विलोम शब्द कृतघ्न, यानी कर्तव्य को न मानने वाले। साथ ही स्वयं को अपनी जड़ों से कटा हुआ महसूस करेंगे। अतः हम सबका दायित्व है हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखें। हमारा ऐतिहासिक गौरव है सांस्कृतिक धरोहर। हमारी सांस्कृतिक विरासत है विश्व की सबसे समृद्ध विरासत। सांस्कृतिक विरासत हमें जोड़े रखती है अपने पूर्वजों से। सांस्कृतिक शब्द बना है संस्कृति धन एक से। हमारी सांस्कृतिक विरासत में कौन कौन सी चीजें समाहित हैं? स्मारक, महल, बावड़ियाँ, मकबरे, मंदिर, त्योहार, लोक नृत्य, संगीत, कलाएं आदि। सांस्कृतिक विरासत हमारे लिए महत्वपूर्ण कैसे है? सांस्कृतिक विरासत हमें अपने पूर्वजों से जोड़े रखती है। ये हमारे क्रमिक विकास की कहानी बताती है, अर्थात ये हमारे समाज की जड़ें हैं। हमारे क्रमिक विकास को कौन बयान करता है? सांस्कृतिक धरोहर हमारे क्रमिक विकास को बयान करती है। दिए गए विराम चिन्हों के नाम लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। प्रश्नवाचक क्या कल तुम स्कूल जाओगे? क्वेश्चन मार्क। अल्प विराम तनु सीमा आलिया के साथ खेल रही है। विस्मयादिक बोधक अरे वाह तुमने बहुत सुंदर चित्र बनाया है। इनके बारे में लिखिए। अध्यापक के बारे में आपको लिखना है एक सेंटेंस। अध्यापक बच्चों को शिक्षा देने का कार्य करते हैं। कुम्हार, कुम्हार मिट्टी से घड़े, बर्तन, सुराही आदि बनाता है। नीचे लिखे शब्दों के दो दो अर्थ लिखिए, वाक्य में प्रयोग कीजिए। आम एक फल भी होता है और एक साधारण व्यक्ति भी होता है। आम फलों का राजा है। पुष्पेंद्र एक आम आदमी है, वह कच्ची बस्ती में रहता है। हल अर्थात समाधान भी होता है और कृषि का एक औजार का नाम भी हल है। सीमा ने इस सवाल को हल कर लिया है। किसान ट्रैक्टर द्वारा खेत में हल चला रहा है। तो ये डन होता है आकलन 6। अब देखेंगे आकलन 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कहानी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कहानी है तो आपको पढ़नी है, देन क्वेश्चन के आंसर करने हैं। गणपत बहुत खुश मिजाज छात्र था। विद्यालय में उसे सभी लोग चाहते थे। वह हर क्षेत्र में आगे रहता था। खेल कूद में हमेशा अव्वल आता था। उसने 66वीं राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। बोलने में उसके पास अच्छे से अच्छे शब्दों का संकलन था, जिससे वह आशु भाषण प्रतियोगिता में भी हमेशा प्रथम ही आता था। उसकी बुद्धिमत्ता के कारण उसे कक्षा का कक्षा नायक बना दिया गया। अब तो उसे पूरी कक्षा के साथी भी मानने लग गए। उसका मित्र सुनील कहता है, हमें खुश रहना चाहिए, जिससे हम सब कुछ जो पाना चाहते हैं पा सकते हैं, गणपत की तरह। खुश मिजाज का अर्थ होता है प्रसन्नचित्त। मित्र का सही समानार्थी शब्द है सखा। आशु भाषण पद में विशेषण है आशु। गणपत की विशेषताएं थी खुशमिजाज, बुद्धिमान। इस कहानी में आए संज्ञा और सर्वनाम शब्द लिखिए। संज्ञा शब्द आए हैं गणपत, छात्र, विद्यालय, लोक, खेल कूद, स्वर्ण पदक, आशु भाषण, कक्षा नायक, सुनील, मित्र, राज्य स्तरीय आने के जो भी है, ठीक है, ये आपको लिखने हैं यहाँ पर। और सर्वनाम जैसे जो संज्ञा के स्थान पर काम आए हैं, जैसे उससे, वह, उसकी, उसकी, उसका, हमें, हम। आप गणपत के मित्र होते तो गणपत के बारे में क्या सोचते, लिखिए। हम गणपत की तरह खुश रहते व कक्षा में अव्वल आने के विषय में सोचते। उसकी अच्छी सोच, समझ व अच्छी आदतों के बारे में सोचते। गणपत को कक्षा नायक किस आधार पर बनाया गया? उसकी बुद्धिमत्ता के कारण। जैसे खट्टा से खटाई, वैसे लड़ना से बनेगा क्या? लड़ाई। कक्षा नायक का विग्रह कक्षा का नायक होता है, तो स्वर्ण पदक का होगा स्वर्ण का पदक। तो ये डन होता है आकलन 7। अब देखेंगे आकलन 8। क्वेश्चन है, कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर भी कहानी है जिसे पढ़नी है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक बार शेर अपनी गुफा में सो रहा था। तभी अचानक एक चूहा कहीं से आकर शेर के ऊपर कूदने लगा। शेर की नींद खुल गई। शेर को चूहे पर बहुत गुस्सा आया और उसने चूहे को अपने पंजे से पकड़ लिया। चूहा बहुत डर गया और कांपने लगा। चूहा शेर से बोला, आप मुझे छोड़ देंगे तो आपका बहुत उपकार होगा। शेर को दया आई और उसने चूहे को छोड़ दिया।
एक दिन अचानक शेर शिकारी के जाल में फंस गया। शेर जोर जोर से दहाड़ने लगा। यह सुनकर वहां चूहा आ गया और अपने नुकीले दांतों से जाल को काट दिया। शेर आजाद हो गया और चूहे का बहुत धन्यवाद किया। तो नुकीला शब्द में सही मेल है नौक धन ईला। शिकार करने वाले को शिकारी कहते हैं। तो बताओ व्यापार करने वाले को क्या कहेंगे? व्यापारी। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही विकल्प है डर, नीडर। डर को हम और किस नाम से जानते हैं? भय। इस कहानी का शीर्षक क्या हो सकता है? शेर और चूहा। शेर को चूहे पर गुस्सा क्यों आया? क्योंकि चूहा जो है वो शेर के ऊपर कूदने लगा। दिए गए संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करते हुए नए शब्द बनाइए। देखिए माँ के ऊपर र है जिससे बना है धर्म, कर्म, शर्म, मामज्ञ। प्रतिज्ञा, प्रतिकूल, प्रकाश। पत्ता, गत्ता, सत्ता, कुत्ता। द्वार, विद्वान, द्वारिका, द्वारपाल। तो यहाँ पर जो आपको ऊपर वाले र दिख रहे हैं ये रेफ में आते हैं। तो र से रिलेट मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको दिख रहा है, जिसमें आप समझ सकते हैं कि हम र के कब कब किस किस रूप में इनका यूज़ कर सकते हैं। र के अलग अलग प्रकारों को कि कब हमें पूरा लिखना है, कब नीचे लगाना है, कब पैर की तरफ लगाना है, कब ऊपर लगाना है। तो ये सभी चीज़ें हमने समझी हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार चेकआउट जरूर करिएगा। आपको वहाँ पर कम्प्लीटली ये चीज़ समझ में आ जाएगी, आ जाने वाली है। ठीक है। शेर आज़ाद हो गया से आशय है शेर कहीं भी अपनी इच्छा अनुसार जा सकता है क्योंकि वह जाल से बाहर आ गया। किन किन जानवरों के दांत नुकीले होते हैं? कुत्ते, भालू, शेर, चीता, लोमड़ी, बाघ। दिए गए शब्दों से सरल वाक्य बनाइए। गुफा के अंदर से शेर की आवाज आई। धन्यवाद, ये धन्यवाद है, इसको सही कर देना है। धन्यवाद से जब बनेगा जब कोई हमारा सहयोग करे तो हमें धन्यवाद करना चाहिए। उपकार, किसी पर उपकार करना मानवता का कार्य है। तो ये डन होता है आकलन 8। अब देखेंगे आकलन 9। निम्न कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लोभू और भोलू जब सेठ की दुकान से बाहर निकले तो लोभू को जोर की भूख लगी। भोलू ने लोभू को सेठ के यहाँ से ली गई मिठाई दे दी। इसके बाद दोनों बाजार घूमने निकले। रास्ते में उन्हें एक गरीब आदमी मिला। उसने लोभू से कहा, क्या मुझे कुछ खाने के लिए दोगे? लोभू ने उसे अपनी मिठाई में से कुछ हिस्सा दे दिया और सेठ के यहाँ जाने का रास्ता बता दिया। यह भी बता दिया कि वह सेठ रोजाना सुबह दान करता है। क्वेश्चन है मिठाई शब्द में प्रत्यय है आई। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प को छाटिए। घूमना, भूख, आदमी। निम्न में से असंगत समूह को छाटिए। सुबह, सवेरे। दयालु सेठ रेखांकित पद है विशेषण से संबंधित। रोजाना शब्द के लिए उचित पर्यायवाची शब्द का समूह सदैव, प्रतिदिन, हर दिन हो जाएगा। इस कहानी में आई विराम चिन्हों को पूरा लिखिए। तो देखिए विराम चिन्हों के नाम लिखेंगे अल्प विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, योजक चिन्ह। अपने आसपास किसी सेठ की दुकान के बारे में लिखिए। तो हमारे मोहल्ले में एक सेठ जी की कपड़े की दुकान है। वे प्रतिदिन मंदिर जाते हैं एवं गरीबों को कुछ दान देकर जरूर आते हैं। पर्यावरण से जुड़े दो नारों का निर्माण कर लिखिए। तो आप नई नारी बना सकते हैं। पर्यावरण से लिखे, पर्यावरण से जोड़े। आओ हम सब पेड़ लगाएं, पर्यावरण को शुद्ध बनाएं। 1, 2, 3, 4 पेड़ लगाओ बारंबार। विद्यालय और समाचार पत्रों से 5 विज्ञापनों के नाम छांट कर लिखिए। उत्कृष्ट क्लासेस, MRF टायर्स, जियो मार्ट सबसे अच्छा, सबसे सस्ता, तनिष्क हीरा है सदा के लिए, सफलता की कुंजी, संजीव पासबुक। क्या मुझे कुछ खाने के लिए दोगे? कहानी के आधार पर बताइए ये किसने और किसको कहा? यह गरीब आदमी ने लोभू से कहा। तो इस तरह से यहाँ पर आपने देखा आकलन 9 का सॉल्यूशन। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप पेड़ पौधा लगाना चाहते हैं, आपको पसंद है, तो एक बार आप जरूर से लगाइएगा। कोई भी पौधा आप लगा सकते हैं, जैसे आम है, मीठा नीम है। ये सब चीज़ें आपके घर में काम भी आती हैं और इनकी सारी जो पत्तियाँ वगैरह हैं वो भी काम आती हैं और काफ़ी यूज़फुल भी पौधा है, जिससे आपको फ्रूट भी मिलेंगे ताज़े ताज़े। तो आप ज़रूर से एक पौधा, अगर आपके घर के आसपास नहीं है तो आप ज़रूर से एक पौधा लगाएं। तो ये डन होता है आकलन 9 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे आकलन 11। तो डायरेक्ट 11 का सॉल्यूशन देखेंगे क्योंकि 10 यहाँ पर नहीं है। ठीक है, नीचे लिखे
गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पुराने समय की बात है, एक बार एक थका हारा यात्री रात के समय एक धर्मशाला के सामने पहुंचा। उन दिनों धर्मशालाओं में यात्रियों के ठहरने की मुफ्त व्यवस्था होती थी। यात्री ने देखा कि धर्मशाला का दरवाजा बंद है तो उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से चौकीदार की आवाज आई। दरवाजे का ताला केवल चांदी की चाबी से खुलता है। यात्री चौकीदार की बात समझ गया। उसने दरवाजे के नीचे एक रुपए खिसका दिया। चौकीदार ने दरवाजा खोल दिया। यात्री भी कुछ कम न था। उसने बहाने से चौकीदार को बाहर कुछ लेने भेजा और दरवाजा बंद कर दिया। चौकीदार ने वापस आकर दरवाजा खटखटाया। अंदर से यात्री ने चौकीदार वाली बात दोहरा दी। चौकीदार ने वही रुपया दरवाजे के नीचे से अंदर खिसका दिया। अपना रुपया वापस लेकर के यात्री ने दरवाजा खोल दिया। अब चौकीदार को भी गलती का एहसास हो गया था। थका हारा यात्री रात गुजारने के लिए कहाँ गया? धर्मशाला में। यात्री ने दरवाजा खटखटाया क्योंकि दरवाजा अंदर से बंद था। चौकीदार के अनुसार ताला खुलता था चांदी की चाबी से। चौकीदार के बाहर जाने पर यात्री ने क्या किया? दरवाजा बंद कर दिया। कुछ विलोम शब्द पूछे हैं। विलोम शब्द आपको बताने, जैसे मुफ्त का हो जाएगा भुगतान और इंतजाम का हो जाएगा समापन। ठीक है, तो ये डन होता है आकलन 11 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे आकलन 12, जिसमें अगेन एक और गद्यांश है जिससे रिलेट आपको क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो गद्यांश काफ़ी अच्छे प्रसंग से लिया गया है जो कि है स्वामी विवेकानंद के ऊपर। तो देखिए स्टार्ट करेंगे। काफ़ी प्रेरक व्यक्ति हैं, इनसे आप काफ़ी शिक्षा ले सकते हैं अपनी लाइफ की। एक बार स्वामी विवेकानंद अमेरिका में भ्रमण कर रहे थे। एक जगह से गुजरते हुए उन्होंने पुल पर खड़े कुछ लड़कों को नदी में तैर रहे अंडे के छिलकों पर बंदूक से निशाना लगाते देखा। किसी भी लड़के का एक भी निशाना सही नहीं लग रहा था। तब स्वामी जी ने एक लड़के से बंदूक ली और खुद निशाना लगाने लगी। उन्होंने पहला निशाना लगाया और बिल्कुल सही लगा। फिर एक के बाद एक उन्होंने कुल टोटल 12 निशाने लगाए और सभी बिल्कुल सही लगे। यह देखकर लड़कों को काफ़ी आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा, यह आप कैसे कर लेते हैं? तो स्वामी जी बोले, जो भी कर रहे हो अपना पूरा दिमाग उसी काम में लगाओ। अगर तुम निशाना लगा रहे हो तो तुम्हारे ध्यान अपने लक्ष्य पर होना चाहिए, तब तुम कभी नहीं चूकोगे। अगर तुम अपना पाठ पढ़ रहे हो तो सिर्फ पाठ के बारे में सोचो, तभी तुम्हें सफलता मिलेगी। मेरे देश में बच्चों को यही सिखाया जाता है। तो उन्होंने अपने भारत का मान भी बढ़ाया था अमेरिका में। आपको ध्यान है, इसके अलावा एक और प्रसंग है अमेरिका से रिलेट, जिसमें उन्होंने अपने भारत के बारे में काफ़ी कुछ कहा था, जिससे कि वहाँ के लोग जो भारत को अनपढ़ समझते थे, भारत के लोगों को अनपढ़ समझते थे, उनसे उनको लगा, जब उन्होंने बात करी, जब उन्होंने प्रसंग सुनाया, तब लगा कि भारत के लोग अनपढ़ नहीं हैं बल्कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे सुविचार वाले व्यक्ति हैं। विवेकानंद भ्रमण कर रहे थे। कहाँ पर कर रहे थे? अमेरिका में। विवेकानंद ने निशाने लगाए 12, उनके निशाने लगे पूरे 12 सही। लड़के निशाना लगा रहे थे तैरते अंडों के छिलकों पर। लड़कों का निशाना सही क्यों नहीं लग रहा था? क्योंकि लड़कों का ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित नहीं था। हमें अपने काम में सफलता किस तरह मिल सकती है? यदि हम जो कार्य कर रहे हैं हमारा ध्यान सिर्फ उसी पर केंद्रित करें तो हमें अपने काम में अवश्य सफलता मिल सकती है। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित सर्वनाम शब्द के सही पद पर आपको निशान लगाना है सही का। मैं हॉकी का मैच देखने गया। मैं हॉकी, यहाँ पर देखिए, मैं जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। कल राजू से मिलने कोई आया था। कोई है यहाँ पर अनिश्चयवाचक, क्योंकि यहाँ पर हमें पता नहीं है कि किसकी बात हो रही है। यह मेरा घर है, तो यहाँ पर यह मेरा भी पुरुषवाचक हो गया। ईमेल का दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो इसी के साथ डन होता है आपका आकलन पत्र 12 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे आकलन 13। पिन कोड होता है 6 अंकों का। निम्नलिखित के विलोम शब्द लिखिए। साहसी कायर, हार जीत, शुद्ध अशुद्ध, सच्चा झूठा। जलदान करती है नदियाँ। निम्न में से उस विकल्प को छाटिए जो समूह से अलग है। जल, पानी, क्योंकि डरपोक, निडर, जय, पराजय, सुख, दुख विलोम शब्द हैं। जल, पानी एक के समानार्थी शब्द हैं, एक ही के। ठीक है, जल का पानी हो जाएगा, पानी का जल समानार्थी।
भारत के गौरव का प्रतीक बताया गया है। भारत के गौरव का प्रतीक हिमालय को बताया गया है। निम्न के पर्यायवाची समानार्थी शब्द लिखिए। सिंह का शेर वनराज, गगन का आकाश और नभ। स्टार्ट करने से पहले नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको मैं बता दूं, हमारे चैनल के थ्रू हमने पर्यायवाची समूह के काफ़ी सारे शब्द लाए हैं, जिसमें हमने अलग अलग वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द बताए हैं पर्यायवाची के, जिन्हें आप अगर लर्न कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी एग्जाम में पर्यायवाची शब्दों को गलत करेंगे या आप गलत कर सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। वहां पर वो आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। उनके शॉर्ट वीडियोस भी हैं और लॉन्ग वीडियोस भी हैं। तो अगर आप शॉर्ट देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं, लॉन्ग वीडियोस को भी देख सकते हैं। जल प्रदूषण से होने वाले नुकसान लिखिए। पेट की बीमारियां हो जाती हैं और जल प्रदूषण से हमें और जानवरों को भी काफ़ी पीड़ा होती है। भारत और हिमालय की कोई दो समानताएं लिखिए। भारत और हिमालय दोनों ही विशाल हैं, दोनों ही अटल हैं। नीचे लिखे शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अद्वितीय अर्थात अनोखा, ताजमहल की सुंदरता विश्व में अद्वितीय है। कायर अर्थात डरपोक, जो यह युद्ध भूमि से पीठ दिखाकर भाग जाते हैं वे कायर होते हैं। साहस अर्थात हिम्मत, नरेश ने सोहन को डूबने से बचाकर साहस का परिचय दिया है। हम प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं? पर्यावरण के घटकों में अवांछित पदार्थों को मिलने से रोकें तो प्रदूषण को रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे लिखे संवाद को आगे बढ़ाइए। चौक, मैं चौक हूँ, शाम पट पर लिखने के काम आता हूँ। डस्टर बोल रहा है, जी मैं शाम पट पर भी काम आता हूँ, लेकिन लिखने के नहीं, मिटाने के। चौक बोल रहा है, मेरा कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। डस्टर बोल रहा है, मेरा कार्य भी तुमसे कम नहीं है, मैं तुम्हें मिटा सकता हूँ। चौक बोल रहा है, मैं फिर से सब कुछ लिख दूंगा। डस्टर बोल रहा है, और मैं फिर से तुम्हें मिटा दूंगा। तो इस तरह से आपको ये संवाद को आगे बढ़ाना था। इसके अलावा भी आप कुछ सेंटेंस लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ये डन होता है आकलन पत्रक 13 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे आकलन 14, जिसमें एक और गद्यांश है जिसे पढ़ना है और क्वेश्चन के आंसर करने हैं। गद्यांश इस तरह से है, थैले वाले गुरुजी प्रत्येक शुक्रवार को बच्चों के लिए कहानियों की किताबें थैले में लाते थे। सभी बच्चे शुक्रवार की प्रतीक्षा करते थे। उनमें कहानियां पढ़ने की अत्यधिक लालसा रहती थी। गुरुजी के थैले में कहानियों का पूरा संसार होता था। पंचतंत्र, जातक कथा, चित्र कथा, पौराणिक कथा से लेकर के नदी, नाले, झरने, पर्वत, पशु पक्षियों से लेकर धरती आकाश तक की कहानियां होती थी। पूरा ब्रह्मांड उनके थैले में होता था। बच्चों के चेहरे की खुशी ही गुरुजी का पारिश्रमिक होता था। सभी बच्चे प्रतीक्षा करते थे किसकी? शुक्रवार की। कहानियों का पूरा संसार होता था गुरुजी के थैले में। गुरुजी का पारिश्रमिक क्या था? बच्चों के चेहरे की खुशी गुरुजी का पारिश्रमिक था। पूरा ब्रह्मांड गुरुजी के थैले में होता था। कैसे? क्योंकि गुरुजी के थैले में सभी प्रकार की कहानियां, पंचतंत्र, जातक कथा, चित्रकथा, पौराणिक कथा, नदी, नाले, झरने, पर्वत, धरती, आकाश, पशु पक्षियों की कहानी की किताब होती थी। किसको कहानियां पढ़ने की लालसा रहती थी? बच्चों को। आपको किस तरह की कहानियां पढ़ना अच्छा लगता है? हमें चित्रकथाएं पढ़ना अच्छा लगता है। लंगूर के बच्चे को संभाला लोगों ने। सादा जीवन प्रतीक है महानता का। ऊपर गद्यांश से 5 संज्ञा शब्द छाट करके लिखिए, जो कि हो जाएंगे गुरुजी, शुक्रवार, बच्चों, किताबें और पंचतंत्र। आजकल बच्चे कहानियों की पुस्तकें कम पढ़ते हैं। हमें क्या प्रयास करना चाहिए कि बच्चे कहानियों की पुस्तक पढ़ना शुरू कर दें? माता पिता अपने बच्चों को ज्ञानवर्धक पुस्तकें जो कहानियों की हों बचपन से ही लाकर देवें। वह पढ़ने का समय पाबंद करें तो उन्हें कहानियों की किताब पढ़ने की आदत पड़ेगी। अगर हम किताबें ही नहीं लेंगे तो बच्चों को पढ़ने की आदत नहीं पड़ेगी। अगर हम उन्हें किताबें ला कर के देंगे तो वो पंचतंत्र है और भी जो चित्रकथाएं हैं वो पढ़ने में रुचि लेंगे और टीवी फोन की बजाय वो उन्हें पढ़ेंगे। तो माता पिता को भी चाहिए कि वो अपनी बुक्स ला कर के दे बच्चों को, और बच्चों को भी चाहिए कि वो अपना समय पाबंद करे इन किताबों को पढ़ने के लिए। तो ये डन होता है आकलन पत्रक 14 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे आकलन पत्रक 15, जिसमें एक और गद्यांश है जिसे ध्यान पूर्वक पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक दिन 3 साल का बालक अपने पिताजी की वर्कशॉप में खेल रहा था। खेलते खेलते वह अपने पिताजी के रखे हुए नुकीले औजारों पर जा गिरा। उसकी दोनों आंखों में चोट आई, जिससे उसे दिखाई देना बंद हो गया। वह बालक पढ़ना चाहता था, किंतु उस समय दृष्टिहीन लोगों के लिए केवल उभरे हुए अक्षरों की ही पहचान कर सकते थे। 12 बिंदुओं वाला तरीका भी था। वह बालक सरल विधि की खोज में जुट गया। उसने एक दिन 6 बिंदुओं वाली लिपि की खोज कर ली। इस बालक का नाम लुईस ब्रेल था।
लुई ब्रेल था, उन्हीं के नाम पर इस लिपि का नाम ब्रेल लिपि रखा गया। आज पूरे विश्व में ब्रेल लिपि ने दृष्टिहीन लोगों को पढ़ा लिखा कर नया जीवन दिया है। बच्चा वर्कशॉप पर क्या कर रहा था? खेल रहा था। बालक के गिरने पर दोनों आंखों में चोट आ गई। बालक का नाम था लुई ब्रेल। दृष्टिहीन बालक आज पढ़ रहे हैं ब्रेल लिपि से। ब्रेल लिपि का उपयोग कौन कौन करते हैं और क्यों ब्रेल लिपि का उपयोग दृष्टिहीन लोग पढ़ने हेतु करते हैं? खेलते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? खेलते समय हमें खुली जगह पर जहाँ खतरनाक वस्तुएं नहीं हो, जिनसे हमें नुकसान ना पहुंचे, इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बहुवचन लिखना है आपको। लाख का हो जाएगा लाखों, अक्षर का हो जाएगा अक्षरों। नए शब्द लिखिए। लिख का हो जाएगा लिखावट, दृष्टि का हो जाएगा दृष्टिहीन। पर्यायवाची शब्द लिखिए। बादल, मेघ, बारिश, धरती, भूमि, वसुंधरा। अपनी पसंद की कोई एक कविता लिखिए। प्यारे बादल पानी दो, काले बादल पानी दो, आसमान पर छा जाओ जब जल अमृत वर्षा जाओ, प्यास धरा की कर दो दूर, हरियाली से हो भरपूर। तो यहाँ पर कोई भी आप एक कविता जो आपको पसंद हो वो लिख सकते हैं। तो ये डर होता है आकलन पत्रक 15 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे, देखिए 16 नहीं है तो यहाँ पर हम नेक्स्ट बढ़ेंगे, आकलन 17 का सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ पर भी एक और गद्यांश है जिससे आपको पढ़ना है, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर इस गद्यांश को आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ शब्द दिए गए हैं अंडरलाइन किए हुए, सफल, जल्दी जल्दी। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, इससे आपको पढ़ना है। क्वेश्चन हम रीड करेंगे। गुरुकुल में नहीं पढ़ने वाला छात्र कौन था? निकर्मा। देखिए एक गुरुकुल में बहुत से छात्र पढ़ते थे। गुरुदेव सभी छात्रों को पढ़ाते थे। शिक्षा पूरी होने पर गुरुदेव परीक्षा लेते थे। परीक्षा में सफल होने वाले छात्र पास होकर चले जाते और फेल होने वाले छात्रों को दोबारा पढ़ना पड़ता था। इसी गुरुकुल में अकर्मा, विकर्मा, सुकर्मा नाम के 3 मित्र पढ़ते थे। अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद में तीनों अंतिम परीक्षा के लिए गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव ने बिना परीक्षा लिए ही भेज दिया। वे जल्दी जल्दी गांव की तरफ चल दिए। रास्ते में एक जगह बहुत सारे कांटे पड़े थे। तीनों सोचने लगे कि क्या करें, कांटे हटाएंगे तो देर हो जाएगी। अकर्मा विकर्मा कांटों से पैर बचाकर निकल गए, पर सुकर्मा उन कांटों को हटाने लगा। उसके मित्रों ने उसे चलने को कहा, पर वह बोला कि यदि मैंने इन कांटों को नहीं हटाया तो रात में ये किसी भी यात्री को चुभ जाएंगे। इतना सुनते ही गुरुजी झाड़ी के पीछे से निकल आए और बोले, मैंने ही ये कांटे तुम तीनों की परीक्षा के लिए बिछाए थे। सुकर्मा परीक्षा में पास हो गया, सफल हो गया और वे दोनों वापस गुरुकुल चले गए। तो यहाँ पर नहीं पढ़ने वाला छात्र निकर्मा था। मैंने ही ये कांटे बिछाए थे, किसने कहा? गुरुदेव ने। कांटों से पैर बचाकर निकल गए अकर्मा और विकर्मा। गुरुजी ने रास्ते में कांटे बिछाए थे तीनों छात्रों की परीक्षा के लिए। गुरुकुल में फेल होने वाले छात्र क्या करते थे? फेल होने वाले छात्र गुरुकुल में दोबारा पढ़ते थे। सुकर्मा को परीक्षा में पास करके गुरुजी ने उसे गांव क्यों भेज दिया? क्योंकि सुकर्मा गुरुजी द्वारा ली गई परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया था। तो ये डन होता है आकलन पत्रक 17 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे आकलन पत्रक 17 के सॉल्यूशन में 7th क्वेश्चन भी है। तो यहाँ से हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। इस गद्यांश को पढ़कर आपने क्या शिक्षा प्राप्त की? हमें शिक्षा मिली है कि हमें कोई भी कार्य चाहे कैसा भी हो, दूसरों की भलाई या परोपकार के उद्देश्य से करना चाहिए। 8th क्वेश्चन है, रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। सफल का हो जाएगा असफल, जल्दी जल्दी का हो जाएगा धीरे धीरे। गद्यांश में से कोई 2 क्रिया विशेषण शब्द छाट करके उनका वाक्य बना करके लिखना है। शब्द है दोबारा पढ़ना। वाक्य बनेगा, राजू कक्षा 4 में फेल हो गया, उसे 1 साल दोबारा पढ़ना पड़ा। शब्द है जल्दी जल्दी चलना, जिससे वाक्य बनेगा, विद्यालय से छुट्टी होने पर सारे बच्चे जल्दी जल्दी चलकर घर जा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? अपने शब्दों में लिखिए। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि केवल किताबी ज्ञान में सफल होने के साथ साथ होने की जरूरत नहीं होती, हमें नैतिक ज्ञान भी होना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति वही है जो दूसरों की भलाई के लिए कार्य करे। तो इस तरह से डन होता है कंप्लीट आकलन पत्रक 17 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे आकलन पत्रक 18, जिसमें एक और गद्यांश है जिसे पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलिए पहले गद्यांश को रीड करते हैं। एक गांव में किसान रहता था। वह फसल की सिंचाई के लिए कुआं खोदना चाहता था। एक दिन उसने कुआं खोदना स्टार्ट किया। कुछ फीट तक खोदने पर भी जब पानी नहीं दिखाई दिया तो वह निराश हो गया। फिर उसने दूसरी जगह खोदना स्टार्ट किया। पानी कहीं पर भी नहीं निकला। इस तरह कई जगह पर उसने खुदाई की, परंतु उसे पानी नसीब नहीं हुआ।
फिर वह बहुत दुखी और निराश होकर घर लौट गया। अगले दिन उसने सारी बात एक बुजुर्ग व्यक्ति को बताई। उस व्यक्ति ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा तुमने 5 अलग अलग जगह पर 6-7 फुट के गड्ढे खोदे और फिर भी तुम्हें कुछ हाथ नहीं लगा। यदि तुम अलग अलग जगह खुदाई करने की बजाय एक ही स्थान पर इतना खोदते तो तुम्हें पानी अवश्य ही मिल जाता। तुमने धैर्य से काम नहीं लिया, थोड़ी देर में परेशान होकर अपना निर्णय बदल लिया। अब तुम एकाग्र मन से एक ही जगह पर गड्ढा खोदना, जब तक पानी दिखाई नहीं दे तब तक खोदना जारी रखना, तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। उस दिन किसान ने दृढ़ निश्चय करा और एक बार फिर से खुदाई शुरू कर दी। वह निरंतर अपने काम में लगा रहा और लगभग 20-30 फुट की खुदाई हो जाने पर पानी निकल आया। यह देखकर किसान बहुत खुश हुआ और मन ही मन उस व्यक्ति का धन्यवाद करने लगा। किसान कुआं खोदना चाहता था, फसल की सिंचाई हेतु पानी निकल आया 25 से 30 फीट एक जगह खोदने पर। किसान कब निराश हुआ जब उसे 6-7 फीट खोदने पर पानी नहीं दिखा। अलग अलग जगह 6-7 फुट खोदने पर भी पानी नहीं मिला। क्यों? क्योंकि पानी गहराई पर था और किसान ने 6-7 फीट खोदने के बाद धैर्य खो दिया। हमें सफलता कब प्राप्त होती है? जब हम मंजिल प्राप्त होने तक धैर्यपूर्वक कार्य करते रहते हैं, निराश नहीं होते हैं। क्या परिवार में बुजुर्ग व्यक्तियों से सलाह लेना लाभदायक है? क्यों? क्योंकि बुजुर्ग व्यक्तियों को किसी भी कार्य का जो अनुभव है वह हमसे अधिक होता है। इस गद्यांश में आपको क्या सीख मिली? हमें कार्य करते समय धैर्य नहीं खोना चाहिए, प्रयासरत रहने से सफलता अवश्य मिलती है। तो इस तरह से डन होता है आकलन पत्रक 18। तो यहाँ हमने देखिए आकलन पत्रक 18 से लेकर के सभी आकलन पत्रक के सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको सभी आकलन पत्रों के सॉल्यूशन अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ, आपकी कक्षा से रिलेटेड, आपके एग्जाम से रिलेटेड। तो जुड़े रहिए आपके अपने चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।